नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में अवैध घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है और उन्हें साफ निर्देश दिए हैं कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लखनऊ समेत यूपी के सभी शहरों से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनको बाहर खदेड़ा जाएगा। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का ये फैसला हाल के सुरक्षा आंकलनों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के बाद आया है। इस रिपोर्टों में यूपी के कई जिलों से घुसपैठियों की मौजूदगी और उनकी संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले थे। मुख्यमंत्री योगी ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए यह सख्त कदम उठाया है। सीएम योगी ने कहा कि अवैध घुसपैठ न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि यह सामाजिक समता, आर्थिक संरचना और कानून व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। उन्होंने प्रशासन को बिना किसी देरी के कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये फैसला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच आया है। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस, एसटीएफ और खुफिया विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा है। स्थानीय स्तर पर विशेष टीमें बनाई जाएंगी जो अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान, दस्तावेज सत्यापन और संदिग्ध गतिविधियों की जांच करेंगी। जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल द्वारा दिल्ली में बम विस्फोट की घटना को अंजाम देने के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियों ने अपना जांच तेज कर दी है। खासकर आतंकियों के लोकल ठिकानों को तलाशा जा रहा है। प्रदेश में एजेंसियों के रडार पर 250 से अधिक कश्मीरी मूल के डॉक्टर और छात्र हैं, जिनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और वहीं आधा दर्जन से अधिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भी जांच के दायरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद आतंकियों का प्रदेश के कई जिलों से कनेक्शन सामने आ चुका है। खासतौर पर कश्मीरों के निवासी ऐसे डॉक्टर जो प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं अथवा मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका ब्यौरा जुटाने के साथ गतिविधियां भी परखी जा रही हैं। बीते सप्ताह तक इनकी संख्या तकरीबन 200 थी, जो बढ़कर 250 से अधिक हो चुकी है। वहीं निजी अस्पतालों में काम करने वाले कश्मीरी मूल के डॉक्टर भी जांच के दायरे में हैं। एटीएस ने उनके बारे में जानकारी जुटाने के बाद आपराधिक इतिहास खंगालने के लिए दस्तावेज जम्मू कश्मीर पुलिस को सत्यापन के लिए भेज दिए हैं। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद प्रदेश में मेडिकल की शिक्षा देने वाले आधा दर्जन शैक्षणिक संस्थान भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। एटीएस, एलआईयू और स्थानीय पुलिस इन स्थानों में होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही उनके वित्तीय प्रबंधन को भी जांच के दायरे में लाते हुए पड़ताल जारी है। इसमें से अधिकतर स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं राजधानी का एक संस्थान भी जांच के दायरे में आ चुका है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करने के मामले में भी बागपत का नाम जुड़ गया है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी में जिन तस्करों को पकड़ा है, उनमें रोहन तोमर निवासी लोहड़ा और उसके साथी अजय उर्फ मोनू निवासी बावली भी शामिल हैं। उनके परिवार काफी साल से दिल्ली में रहते हैं। दोनों संजीव उर्फ जीवा गैंग के सदस्य हैं, जिनके खिलाफ मेरठ के कंकरखेड़ा और दिल्ली के भजनपुरा में मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार रोहन तोमर 12वीं तक पढ़ा हुआ है और संजीव जीवा गैंग में शामिल होकर हथियारों की तस्करी करने लगा। इसके बाद वह ठेकेदारी करने लगा और वर्ष 2024 में जानलेवा हमले के मुकदमे में कंकरखेड़ा जिला मेरठ पुलिस ने रोहन तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके अलावा दूसरे आरोपी अजय उर्फ मोनू ने भी संजीव जीवा गैंग में शामिल होकर हथियारों की तस्करी शुरू की। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गोगी गैंग, भाऊ गैंग और कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के सदस्यों को हथियार तस्करी किए। इससे पहले अजय उर्फ मोनू को चोरी के मुकदमों में भजनपुरा दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक बागपत के ये युवक कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में 3 जनवरी से प्रारंभ हो रहे माघ मेले का दायरा 2024 के मेले की तुलना में बढ़ाया गया है। इस बार मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी ने मेला प्राधिकरण के सभागार में समीक्षा बैठक के बाद कहा कि मेला 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि इस 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पर स्नान करेंगे, जिसमें प्रतिदिन स्नान करने वाले कल्पवासी शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार माघ मेला 15 दिन पहले है और प्रदेश के सभी विभागों के इस आयोजन से जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग जहां
जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहीं बिजली विभाग नियमित बिजली आपूर्ति के साथ ही बिजली की सुरक्षा की भी व्यवस्था करेगा। लोक निर्माण विभाग संपर्क मार्गों के साथ ही 7 अस्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए भी अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय कार्य योजना विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन के लिए 3800 बस मेले के दौरान चलाई जाएंगी। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां गंगा का पूजन किया और लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। माघ मेला 2026 की तैयारी यहां पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहां की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की, इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे दिन, इन पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे। बरेली विकास प्राधिकरण के 7 बुलडोजरों ने कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के रसूख को रौंद डाला है। पीलीभीत बाईपास रोड पर उसके 3 मंजिला शोरूम, जिम और जगतपुरा रोड पर 2.5 साल पहले बनी 16 दुकानों वाली अवैध मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया है। मोहम्मद आरिफ 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना ताकुरकर रजा के करीबी है। बीडीए ने आरिफ के 2 बारात घरों, फैम लॉन और फ्लोरा गार्डन और स्काईलार्क होटल को पिछले महीने ही सील कर दिया था। प्राप्त पुलिस बल, पीएससी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बीडीए के बुलडोजर मौके पर पहुंचे और शोरूम और मार्केट की दुकानों को खाली कराया गया। इसके बाद दोनों जगह 7 बुलडोजर गरजे और करीब 8 घंटे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली। शाम तक आलीशान इमारतों की जगह मलबे का ढेर लग गया। मेरठ थाना प्रेक्षितगढ़ पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से लूट की घटना में वांछित एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, लूट की स्कूटी नीले रंग की और एक्टिवा और लूटे गए 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। थाना प्रेक्षितगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 4 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पूठी नहर पर गश्त और चेकिंग की जा रही थी कि 4 बदमाश जो 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर सवार थे, पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त यश सैनी के बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त यश सैनी को उपचार हेतु सीएससी प्रेक्षितगढ़ भेजा गया है और बाकियों से पूछताछ जारी है। जब थाना प्रेक्षितगढ़ में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी नासरपुर रोड पर ये चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 4 अज्ञात व्यक्ति 2 बाइक पर सवार जो थे उनको पुलिस टीम द्वारा रोका गया। वह चेक करने का प्रयास किया गया। इसमें उन्होंने घबराकर पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। जब पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा इन पे फायर खोला गया, तब एक व्यक्ति जिसका नाम यश पुत्र अनिल सैनी है, इसके पैर में गोली लगी है। वह 3 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
इन व्यक्तियों के नाम ललित, विपिन और विशाल हैं। इसमें जो यश है उसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया है। वह अन्य 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इसमें यश के विरुद्ध पहले से ही 6 से ज्यादा मुकदमे लूट व अन्य धाराओं के पंजीकृत हैं और प्रारंभिक पूछताछ में ये भी बताया इन लोगों ने कि जो 18 नवंबर को थाना परीक्षितगढ़ में कस्बा में लूट हुई थी उसमें भी ये लोग शामिल थे। मौके से ही 2 बाइक व 1 तमंचा हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के नगर कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों युवक आईफोन खराब होने की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। सभी युवकों का आरोप था कि उन्होंने नेहरू मार्केट शेर चौक के सामने से तक गीतांजलि इंटरप्राइजेज गीतांजलि गारमेंट्स नाम की दुकान से फाइनेंस पर आईफोन खरीदे थे, लेकिन दुकान ने उन्हें नया बताकर पुराने फोन थमा दिए और शिकायतकर्ताओं ने बताया कि फोन पहले कुछ दिन चलते हैं और फिर अचानक बंद हो जाते हैं। जब वे मुरम्मत करने दुकान पर आते हैं तो दुकानदार 2000 से 3000 रुपए अतिरिक्त मांगता है। कई युवकों ने कहा कि उन्होंने फोन की पूरी रकम चुका दी है और फिर भी दुकानदार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। यहाँ 50 से 100 से ज्यादा लोग इसी समस्या से परेशान हैं और वे पीड़ितों के मुताबिक वे सभी सुबह से दुकान के बाहर खड़े हैं, लेकिन दुकान बंद है। जब फोन बंद हुए दुकान वाला जवाब नहीं दे रहा, तभी सभी थाने पहुंचे और वहीं नगर कोतवाली में दोपहर तक भीड़ का माहौल बना रहा। कई युवक हाथ में बंद पड़े आईफोन लेकर पहुंचे थे और पुलिस ने भीड़ को शांत किया और सभी से व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने युवकों से कहा कि वे मोबाइल की फाइनेंसिंग से जुड़ी रसीदें, फोन की समस्याओं और पूरी जानकारी लिखित में दें ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके। पुलिस ने दुकान की भी जांच शुरू कर दी है और दुकान मालिक की तलाश भी जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।